हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का मैराथन वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है इतिहास में, तो यकीन मानिए जितने भी लोग हमसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं, जिसका एग्ज़ाम जो है वो 1 अक्टूबर से होना है, आप अगर पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, 3 बार 4 बार अगर इसी वीडियो को अगर आप देखते हैं और उसका रिवीजन करते हैं, तो यकीन मानिए इतिहास का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को केवल डाला गया है ताकि आप अंतिम समय में जो है रिवीजन कर सके। अगर मान लीजिए आपका नोट्स बहुत बड़ा है या फिर आपका कंटेंट बहुत बड़ा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम हमको कैसे रिवीजन करना है, कम से कम समय में सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो रामबाण साबित होने वाला है। और यकीन मानिए कि अगर आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका नर्मदा घाटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिला है। देखिए, अस्थाई जीवन का है चाहे कृषि का है, इसका प्रमाण जो मिला है ना वो मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है ये, तो वहीं से मिला है। क्योंकि देखिए कृषि का जब शुरुआत होगा, तभी कृषि जब होने लगा तभी लोगों के अंदर जो है एक अस्थाई निवास की प्रवृत्ति जो है प्रारंभ हुई। तो अस्थाई जीवन का पूछे या फिर कृषि पूछे, उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पर कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। उसके बाद है आपका गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से? बुर्ज होम से। उसके बाद आपका जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अग्निकुंड का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो आपका कहाँ से हुआ है? कालीबंगा एवं लोथल से हुआ, दोनों जगह से मिल रहा है। कालीबंगा आपके राजस्थान में पड़ता है और लोथल जो है आपका गुजरात में पड़ता है। लोथल जो है ना, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो युग्म समाधिया का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन एवं लोथल से। ठीक है, युग्म समाधिया का है चाहे अग्निकुंड का है, इस दोनों का प्रमाण जो है कालीबंगन एवं लोथल दोनों जगह से हुआ है। उसके बाद आपके नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन जो है आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे है, इस बात को भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, देखिए कांस्य का मूर्ति अगर कहेगा ना तो क्या हो जाएगा आपका? मोहन जोदड़ो। देखिए मोहन जो है ना, कृष्ण भगवान को भी कहते हैं, और कृष्ण भगवान का क्या बनता है? मूर्ति बनता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति, तो कांस्य मूर्ति क्या कहता है? म से मूर्ति, मत से मोहन जोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबको दफनाने और सबको जलाने, 2 लाइन आपको दिख रहा होगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबको जलाने अगर कहेगा ना तो मोहन जोदड़ो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए मोहन जो है एक लड़का का नाम है, और मोहन क्या है? हिंदू नाम होता है, और हिंदू धर्म में क्या करते हैं हम लोग? सबको जलाते हैं। तो सबको जलाने की प्रथा कहेगा तो मोहनजोदड़ो, और सबको दफनाने की प्रथा कहेगा तो आपका हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात ऐसे इस तरीके से आप इस दोनों बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। उसके बाद 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3 मुख वाला, 3 गो मुँह वाला देवता कहेगा तो म से मुँह, म से मोहनजोदड़ो, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से लिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली। देखिए ये बनावली जो है ना आपका हरियाणा में एक जगह है, सिंधु घाटी सभ्यता का 2 जगह है, राखीगढ़ी और बनावली। ठीक है, तो मिट्टी द्वारा निर्मित हल कहेगा, हल में देखिए लौ है, अब बनावली में भी क्या है? लौ है। तो आप ऐसे कर करके थोड़ा सा चीज़ों को जोड़ से करके याद रख सकते हैं कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बनावली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बनावली हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर अगर आप देखिएगा तो ये कहाँ से होगा? आपका धौलावीरा से हुआ है। ठीक है, धौलावीरा में जो है उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था किया गया था। उसके बाद कह रहा है, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपका कहाँ से हुआ है? धौलावीरा से हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपका धौलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि धौलावीरा में जो नाली बना हुआ था ना वो सबसे उन्नत प्रकार का नाली बना हुआ था, इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका भी आंसर हो जाएगा धौलावीरा। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, अभी मैंने आपको पूछा है हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल थे वो सब 2 भागों में विभक्त था, उच्च नगर और निम्न नगर, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा जगह था, एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था, इसको सबसे उन्नत मतलब कि माना गया था धौलावीरा को।
देखिए अगला क्वेश्चन कह दिया कृषि का प्रथम साक्ष्य। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन में यही देखे थे कि मानव के अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि कृषि का प्रथम साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर कृषि का कहा तो मेहरगढ़, लेकिन चावल अगर पूछ देगा आपसे तो चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। तो ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे, कृषि कहेगा तो मेहरगढ़ और चावल कहेगा तो कोल्डिहवा, ठीक है। कि आग का आविष्कार जो हुआ था ना, वह अब कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन आग का जो प्रयोग हुआ था वहाँ पे किस में हुआ था, मध्य पाषाण काल में देखने को मिला था। उसके बाद पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था, और पहिए के आविष्कार होने से मानव के जीवन को क्या मिला, गति मिला, और यहाँ से नव पाषाण काल से धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ, विकास की ओर अग्रसर होते चला गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज पूछेगा ना तो जौ था। कौन था, जौ था। वही पूछा जाए आपसे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या था, धातु क्या था, तो आपका तांबा था। तांबा कुल्हाड़ी पहली बार बनाया गया था, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखें, ये सब एकदम VVI है, आपको एकदम रट जाना है, समझे। ये सब सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। या फिर जो दोस्त हमारे पहले से बहुत हिस्ट्री पढ़े हुए हैं लेकिन उनको लास्ट टाइम में समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम नोट्स को कैसे रिवाइज करें, क्या करें, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। अगर मानव संग्रहालय पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, देखिए अगर VVI में पूछेगा तो लोथल है, लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। लेकिन सुतकोतदा भी था, तो BPSC वगैरह में ये दोनों पूछ दिया जाता है। ऐसे आपका बिहार पुलिस के लिए लोथल ही पूछेगा, लेकिन आप दोनों याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता में 2 बंदरगाह था, जो सबसे फेमस जो था वो आपका लोथल था, और दूसरा जो था आपका क्या था, सुतकोतदा था, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा था, पिगट ने कहा था। पिगट महोदय ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए योग दर्शन, देखिए योग जो है पतंजलि, बाबा रामदेव जो है पतंजलि का प्रचार करते हैं और एकदम योग सिखाते रहते हैं लोगों को। तो योग दर्शन क्या कहता है, उसका प्रवर्तक क्या हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा। उसके बाद न्याय दर्शन क्या है ना, तो गौतम बुद्ध जो हमारे थे वो क्या करते थे, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक क्या कहता है, क्या हो जाएगा आपका, गौतम हो जाएगा। अगला है आपके सांख्य दर्शन। देखिए कपिल जो है ना, कपिल आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद रखें। कपिल शर्मा जो है ना, कपिल शर्मा के पास बहुत सारा दर्शक आता है, तो उसका दर्शकों का संख्या बहुत ज़्यादा रहता है। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है आपका, क्या हो जाएगा, कपिल हो जाएगा। चारवाक दर्शन क्या कहता है, चारवाकी हो जाएगा। उसके बाद वैशेषिक कहेगा ना, तो कनाद, महर्षि कनाद जी जो थे ना वो थोड़ा विशेष आदमी थे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, वैशेषिक कहेगा तो कनाद हो जाएगा। मतलब कि पूर्व मीमांसा कहेगा तो जैमिनी हो जाएगा। पूर्व मीमांसा कहेगा तो क्या हो जाएगा, जैमिनी हो जाएगा। देखिए मीमांसा, पूर्व मीमांसा कहेगा तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा कहेगा तो बदरायन हो जाएगा। उत्तर मीमांसा में क्या हो जाएगा, बदरायन हो जाएगा। एक बार और रिकॉल कर देते हैं। योग दर्शन कहेगा तो आपका पतंजलि हो गया, योग सिखाते हैं, पतंजलि के द्वारा योग सिखाया जाता है। न्याय दर्शन कहेगा तो गौतम हो जाएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा न्याय दिया गया था। सांख्य दर्शन कहेगा तो ये आपका कपिल, कपिल के यहाँ बहुत दर्शक रहता है, सांख्य दर्शन कपिल हो जाएगा। चारवाक दर्शन कहेगा तो चारवाकी हो जाएगा। वैशेषिक कहेगा तो महर्षि कनाद हो जाएगा। पूर्व मीमांसा कहेगा तो जैमिनी हो जाएगा, और उत्तर मीमांसा कहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, बदरायन हो जाएगा। तो ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ संप्रदाय भी है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे आजीवक संप्रदाय, जैसे मान लीजिए कि बिंदुसार जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, वो आजीवक संप्रदाय को ही मानता था। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मखलीपुत्र गोसाल। क्या हो जाएगा, मखलीपुत्र गोसाल जो है आपके आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक कहेगा तो संजय वेठलीपुत्र। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक आपका संजय वेठलीपुत्र हो जाएगा। भौतिकवादी का कहेगा तो आपका पकुद कचायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पकुद कचायन जो है आपके भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक हो जाएगा। और घोर अक्रियावादी का कहेगा तो आपका पूरन कश्यप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अभी दर्शन वाला जो आपको हम बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेद, वेद जो है 4 गो है, 4 गो वेद है आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेद को समझने के लिए क्या किया गया, वेदांग बनाया गया। तो वेदांग की संख्या जो है 6 गो है। पुराण की संख्या जो है आपका क्या है, 18 गो है। पुराण की संख्या क्या है, 18 गो है। और उपनिषद की संख्या जो है आपका क्या है, 108 गो है, ठीक है। तो ऋग्वेद को शुरू करते हैं। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद जो है क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के सबसे प्राचीन वेद क्या है आपका, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के जो ऋचा था ना, ठीक है ना, उसको पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद में टोटल मिला करके 10 गो मंडल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले से 9 मंडल है, बाद में 10वां मंडल जोड़ा गया है, तो 10वां मंडल जो है एक नया मंडल है, तो 10 गो मंडल है टोटल मिला करके। जिससे तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। तो इसमें जितना भी लाइन लिखा हुआ है ना, सब VVI है, जो हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पूछा हुआ देखने को मिलेगा। और आप यकीन मानिए, एक बार मेरे पे विश्वास करिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आप इस पूरा वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार देख जाइए, रट जाइए, आप देखिएगा इतिहास का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो वो सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता जो है वनस्पति के देवता माने जाते हैं इनको। तो तीसरा मंडल कहेगा गायत्री मंत्र, 9वां मंडल कहेगा सोम देवता, और 10वां मंडल में 4 गो वर्ण जो आप देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 10वें मंडल में है, और ये सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऋग्वेद में क्वेश्चन पूछेगा आपके, इंद्र के लिए जो है ना 250 ऋचा का रचना किया गया है, ठीक है, और अग्नि के लिए 200 ऋचा का रचना किया गया। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देवता जो थे, महत्वपूर्ण देवता जो थे ऋग्वेद में, कौन थे, आपके इंद्र थे। और अग्नि के लिए कितना है, 200 ऋचा की रचना किया गया है। उसके बाद गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही किया गया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अघन्या मतलब जिसको मारना नहीं है, समझ गए। तो अघन्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो गाय के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पहला वेद ऋग्वेद हो गया। अगला वेद हम लोग यजुर्वेद की तरफ चलते हैं। यजुर्वेद में क्या है, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, अधर्व्यू कहा जाता है। ऋग्वेद वाले को होत्री कहा जाता था, और यजुर्वेद वाले को क्या कहते हैं, अधर्व्यू कहते हैं। इसको याद रखना है। यजुर्वेद में क्या, देखिए, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। कितना बार पूछा गया क्वेश्चन होगा कि यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में जो है ना बलिदान विधि का भी उल्लेख है। किसका उल्लेख है, बलिदान विधि का भी उल्लेख है। गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद किस में मिलता है आपका, गद और पद दोनों में मिलता है। उसके बाद हम लोग साम वेद के बारे में चलते हैं। अगला वेद जो है आपका कौन सा है, साम वेद है। साम वेद के ऋचा को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। देखिए, ऋग्वेद वाले को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद वाले को अधर्व्यू कहते हैं, और साम वेद वाले को क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं, ठीक है। साम वेद को जो है ना, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो याद रखेंगे, साम वेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। क्वेश्चन पूछेगा, सहज संगीत, सहज सामवेद, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप। सबसे बाद का जो वेद है वो क्या है आपका, अथर्ववेद है। क्या है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या किया गया है, सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। क्या किया गया, सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। और जितना भी आप देखते हैं जादू टोना जो है, वशीकरण जो हो गया, ये सब आपका किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। सबसे नया वेद है। कह रहा है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रजापति की पुत्रिया है, तो सभा और समिति, सभा और समिति। तो याद रखना है आपको। देखिए, अभी आपको हम पहले बताया कि वेदों की संख्या 4 गो थी। वेद को समझने के लिए वेदांग बनाया गया। वेदांग की संख्या 6 गो है, पुराण की संख्या जो है 18 गो है, और उपनिषद की संख्या जो है कितना है, 108 गो है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर पढ़ने को ही उपनिषद कहते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस आपको केवल कम समय में आपका अधिक से अधिक रिवीजन कराना हमारा उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से। तो आप उसको देखते रहिएगा, दोस्तों के बीच जो है सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर करते रहिएगा। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला जो है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिहार के एग्जाम का फेवरेट टॉपिक रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कौन थे, आपके गौतम बुद्ध थे। इस नाम को आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछेगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जो कि कपिल वस्तु के समीप है, ठीक है। तो कपिल वस्तु, लुम्बिनी, नेपाल, ये तीनों बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद इनका मृत्यु जो है ना 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हो गया था। तो मृत्यु कब हुआ था, 483। देखिए, जन्म लिए थे 563 में, अब मरे थे 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो 80 वर्ष के आसपास ये मोटा मोटी जिए थे। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस जगह का नाम पूछता है कहाँ पे हुआ था, कुशीनारा में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। पहले आपको हम गौतम बुद्ध बता देते हैं अच्छे से, और जब हम लोग बहुत जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से गौतम बुद्ध का कंपैरिजन करके दोनों का बताता, ताकि आपको याद रहेगा। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो याद रखना है, इनको कौन से नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के किनारे। कितना वर्ष तपस्या किए थे, 6 वर्ष किए थे। 29 वर्ष में घर छोड़े थे, और 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कौन से नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, फल्गु नदी के किनारे, और पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग आगे चलते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अगर कहेगा तो सारनाथ में। कहाँ पे पहला उपदेश कहेगा, गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपतन में दिया गया था। अगर जगह का नाम भी पूछ देगा तो ऋषिपतन याद रखिएगा। और सर्वाधिक उपदेश अगर आपसे कहेगा तो कहाँ पे दिया था, श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, सबसे कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया और पहला उपदेश कहेगा तो सारनाथ में दिया। उसके बाद बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, मतलब कि ये लोग आत्मा को नहीं मानते, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। इसीलिए बाद में बौद्ध धर्म बट भी गया था हीनयान और महायान में, जिसमें कहा गया कि गौतम बुद्ध जो है आपका क्या है, इनका पुनर्जन्म हुआ है ना, ये मतलब कि अवतार माने जाते हैं। तो पुनर्जन्म की मान्यता इसमें है, लेकिन आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तो याद रखना है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो है ना 15 वर्ष थी। कितना थी, 15 वर्ष से पहले आप शामिल नहीं हो सकते थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। देखिए आम्रपाली एक जो है ना नृतांगना थी जो कि बौद्ध धर्म को अपनाई थी। देखिए बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला अगर कहेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो बाद में इनकी माँ मतलब कि इनकी जो माँ मर गई थी, तो प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन पोषण की थी, इसलिए प्रजापति गौतमी को इनकी माँ का भी मतलब माँ भी थी, बाद में यही वही माँ बनी थी। तो पहली महिला जो कि बौद्ध धर्म में पहली महिला जो आई थी, जो स्वीकार की थी, वो प्रजापति गौतमी ही थी। लेकिन उसके बाद आम्रपाली आई और आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। ये किसने कहा था, सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। किसने कहा था, सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। किसने कहा था एशिया का ज्योतिपुंज, सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में क्या किया गया है कि लाइट ऑफ, मतलब कि इसको इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया के द्वारा, लाइट ऑफ एशिया नाम से वो किताब लिखा गया है, जो कि जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। तो वो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध को अगर एशिया का ज्योतिपुंज कहेगा तो सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। ठीक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 गो संगति जो है ना, मतलब कि बौद्ध धर्म में 4 संगति देखने को मिलता है। ठीक है, पहला संगति जो हुआ था, देखिए प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति, चतुर्थ संगति। इसको कैसे याद करेंगे समझिए। पहले हम लोग सबका समय देख लेंगे, फिर स्थान देख लेंगे, फिर अध्यक्ष देख लेंगे, फिर शासनकाल देखेंगे। पहला संगति जो हुआ वो 483 ईसा पूर्व में, जिस समय गौतम बुद्ध मरे थे ना, उसी साल 483 ईसा पूर्व में प्रथम संगति हुआ था। उसका द्वितीय संगति जो हुआ था उसके जस्ट 100 साल बाद देखने को मिला था, 383 ईसा पूर्व में देखने को मिला था। उसके बाद तृतीय संगति कहेगा तो 250 ईसा पूर्व में देखने को मिला था। और चतुर्थ संगति कहेगा तो ये ईस्वी में देखने, क्वेश्चन पूछेगा ईस्वी में होने वाला एकमात्र बौद्ध संगति, तो ये आपका चतुर्थ संगति था, जो कि 98 ईस्वी में हुआ। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग स्थान देखते हैं। प्रथम संगति जो हुआ था ना, वो आपके राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। द्वितीय संगति कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तृतीय संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ संगति कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम संगति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, आपका महाकश्यप था। कौन था, महाकश्यप था। द्वितीय संगति का अध्यक्ष कौन था, आपका सवाकामी था। कौन था, सवाकामी था। तृतीय संगति का अध्यक्ष कौन था, आपका मोगलीपुत्तिस था। ठीक है, और चतुर्थ संगति का अध्यक्ष आपका कौन था, वसुमित्र था। कौन था, वसुमित्र था। उसके बाद प्रथम संगति जो हुआ था उस समय शासक कौन था, तो प्रथम संगति अजातशत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय संगति कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय संगति अशोक के समय में हुआ था। और चतुर्थ संगति जो है आपके कनिष्क के समय में हुआ था। तो इस बात को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, और अजातशत्रु जो था उस समय राजा था। द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, सवाकामी अध्यक्ष था, और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुआ था, और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ संगति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वसुमित्र जो था आपका क्या था, अध्यक्ष था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग जैन धर्म पे आते हैं। ठीक है, अभी बौद्ध धर्म हम लोग देखे थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। जिस तरीके से बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, उसी प्रकार से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के इसमें तीर्थंकर हुआ करता था। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 गो तीर्थंकर हुआ है, समझे। तो पहला तीर्थंकर जो था वो ऋषभदेव ही था, जिसने जैन धर्म को स्थापित किया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए थे, तो 22वें तीर्थंकर जो था वो अरिष्टनेमी था, और 23वें तीर्थंकर जो था वो आपका पार्श्वनाथ था। दोनों बात को याद रखेंगे, 22वां कहेगा तो अरिष्टनेमी, 23वां कहेगा तो पार्श्वनाथ, और 24वां और अंतिम कहेगा ना तब महावीर स्वामी। कौन हुआ था, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। ठीक है,
महावीर स्वामी जो था ना, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। देखिए पीछे हम लोग देखे थे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, कपिल वस्तु के समीप में, ठीक है। लेकिन महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में, मतलब बिहार में हुआ था इनका जन्म। इस बात को आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। देखिए पीछे हम लोग पढ़े थे गौतम बुद्ध, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 463 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में, जबकि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, वही हम लोग गौतम बुद्ध के बचपन का नाम देखे थे क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। तो दोनों को एक साथ कोरिलेट करके आपको पढ़ना है। कह रहा है कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था, जबकि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। इनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और उनको 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनको रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उनको फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फल्गु नदी को हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ऐसे जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो इतिहास आपको ज़्यादा याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। महावीर ने अपने शिष्यों को क्या किया था, 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने गंधर्वों में, 11 गंधर्वों में, ठीक है ना, समझ गए। तो ऐसे याद रखिए, एक एक मिलकर के शिष्य का निर्माण होता है। एक एक में तो क्या हो गया, 11 गंधर्वों में विभाजित किया था महावीर ने। महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। देखिए वहाँ पे हम लोग पीछे क्या देखे थे कि जो बुद्ध जो था, मतलब कि बुद्ध धर्म में क्या था, बौद्ध धर्म में क्या होता था कि पुनर्जन्म का मान्यता था और आत्मा को नहीं मानता था वो लोग। और यहाँ पे महावीर मतलब कि जो बौद्ध जैन धर्म जो है, यहाँ पे आत्मा को मान्यता दिया गया है, ठीक है। तो महावीर के द्वारा पुनर्जन्म एवं कर्मवाद दोनों में महावीर जो है विश्वास रखते थे। कह रहा स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे संबंधित है, जैन धर्म से। स्यादवाद और अनेकांतवाद किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी, मतलब जो पहली महिला जो जैन भिक्षुणी थी वो कौन थी, चंपा थी। कौन थी, चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे, तो उनके दामाद जामिल बने थे, ठीक है ना। महावीर की एक पुत्री थी जिसका नाम अनुजा था। अनुजा का विवाह जो है ना जामिल से हुआ था, और यही जो है महावीर के प्रथम अनुयायी बने थे, ठीक है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वहाँ पे हम लोग को 4 संगतियाँ देखने को मिला था, यहाँ पे हम लोग को 2 संगतियाँ देखने को मिलता है, ठीक है। प्रथम संगतियाँ जो हुआ था जैन संगति, वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो ईस्वी में हुआ था, 512 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पहला जो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वल्लभी गुजरात में हुआ था। पहला का अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, और दूसरा का अध्यक्षता जो है क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। एक बार रिकॉल करते हैं, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र था। उसका वही हम लोग दूसरा की बात अगर कर ले तो दूसरा संगति जो है 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था, और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है बौद्ध और जैन धर्म जो है वो क्या होता है, यहाँ से खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं मगध साम्राज्य की तरफ। तो मगध साम्राज्य के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिंबिसार जो है ना, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था। देखिए अंग जो है अभी वर्तमान में जो आप मुंगेर का क्षेत्र देखते हैं, मुंगेर वगैरह जो है आपका अंग प्रदेश में आया करता था। आप महाभारत देखिएगा, वहाँ पे अंग का राजा जो है वो कर्ण को बनाया गया था, तो वही अंग है ये। कह रहा बिंबिसार ने किससे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था, तो ब्रह्मदत्त को हरा कर क्या किया था, बिंबिसार उसको मगध में मिलाया था। और बिंबिसार के द्वारा ही मगध की राजधानी किसको बनाया गया था, राजगृह को बनाया गया। समझ गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मगध की राजधानी किसको बनाया गया, राजगृह को बनाया गया। कह रहा बिंबिसार के द्वारा भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य था जीवक, उसको भेजा गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध की सेवा में जो है किसको, कौन सा राजवैद्य को भेजा गया था, जीवक को भेजा गया था। और जीवक जो था ना वो बिंबिसार के दरबार में ही रहता था, ठीक है। बिंबिसार का हत्या जो है उसका पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अजातशत्रु बिंबिसार को मार कर खुद जो है वो राजा बना था। और अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जानते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है, कुनिक है। क्या है, कुनिक है। लगभग 32 वर्ष तक जो है ना मगध पर शासन करने का काम कौन किया, आपका अजातशत्रु किया। और अजातशत्रु का हत्या जो है ना उसका पुत्र उदयीन कर दिया। मतलब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बिंबिसार जो है, बिंबिसार का हत्या जो है उसका पुत्र अजातशत्रु कर दिया, और अजातशत्रु का हत्या कौन कर दिया, आपका उदयीन कर दिया। समझ गए। तो इस वंश को ना पितृहंता, ये मतलब कि हर्यक वंश में आता है। हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार को माना जाता है।
तो इस हर्यक वंश को जो है ना पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उदयीन के द्वारा जो है ना पाटलीग्राम की स्थापना किया गया था। आप देखते होगा पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पटना, है ना। तो फिर बाद में आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि यही पाटलीग्राम को फिर पाटलिपुत्र के नाम से जो है आपका शेरशाह सूरी के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। फिर बाद में आधुनिक भारत में जाकर के वो पटना के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे मिलेगा। तो आप फिलहाल आप याद रखिएगा कि वहाँ पे क्या किया गया था, मतलब कि 3 नदी का जो संगम होता है, गंगा नदी था, उधर से सोन नदी था और इधर से आपका गंडक नदी था। तीनों के संगम पे जो है पाटलिपुत्र का स्थापना उदयीन के द्वारा किया गया था। अब अगला वंश जो यहाँ पे देखने को मिलता है, हर्यक वंश के बाद जो हर्यक वंश को ख़त्म किया किसने? शिशुनाग ने। और शिशुनाग के द्वारा जो शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया गया। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी क्या किया? पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। पहले मतलब कि उदयीन के द्वारा क्या किया गया था, जैसे इसके पिता जो थे, मतलब उदयीन का पिता अजातशत्रु था, अजातशत्रु का पिता कौन था? बिंबिसार था। तो बिंबिसार के द्वारा जो है राजधानी बनाया गया था आपका वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे पीछे देख लेते हैं एक बार, राजगृह में, ठीक है। राजगृह में बनाया गया था। और जब उसका पोता जो उदयीन जब बनता है शासक, तो वो क्या करता है? पाटलिपुत्र में राजधानी को ले जाता है। और जब हर्यक वंश को खत्म कर दिया जाता है शिशुनाग के द्वारा और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया जाता है, तो शिशुनाग पहला काम यही करता है कि राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित करता है, ठीक है। और कालाशोक फिर मतलब कि उसी वंश में जो है आपका शिशुनाग वंश में ही एक शासक आता है जिसका नाम कालाशोक रहता है। कालाशोक क्या करता है? अपनी राजधानी को फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर के आता है। शिशुनाग के बाद कालाशोक बनता है, तो कालाशोक क्या करता है? अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर के आता है। और कालाशोक के समय में ही आप देखे होइएगा कि दूसरी बौद्ध संगति जो है वो आयोजित किया जाता है 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चल करके देखते हैं कि बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार देखिए, बौद्ध से बिंबिसार, बौद्ध से बौद्ध, ठीक है। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु जो था ना प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनता है। मतलब उसका पुत्र जो अजातशत्रु रहता है पहले क्या रहता है? जैन धर्म का, और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनता है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन होता है? कालाशोक होता है। अभी आपको हम बताया शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन होता है? कालाशोक होता है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन जो है था वो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है। और नंदीवर्धन को पराजित करके महापद्म नंद के द्वारा क्या किया जाता है? नंद वंश का स्थापना किया जाता है। इसलिए लिखा गया है नंद वंश का स्थापक कौन था? आपका महापद्म नंद था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? घनानंद था, ठीक है। और इसी घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था अपने गुरु जो है वो चाणक्य के मदद से, जिसे हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उस समय में क्या था कि महाजनपद था 16, मतलब कि 8 महाजनपद देखने को मिलता है। और 8 महाजनपद का यहाँ पे क्या किया गया है? आपका राजधानी दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछता है, सॉरी माफ़ करिएगा, आपका 16 महाजनपद उस समय हुआ करता था कि 8 इधर है और 8 इधर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने सही बोला था। महाजनपद अगर हम लोग बिहार में जो था, बिहार में उस समय 3 महाजनपद था। देखिए मगध था, अंग था और वज्जी था। तो मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृह था, मतलब राजगृह का ही पुराना नाम गिरिब्रज है। तो मगध की राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज या राजगृह था। अंग का राजधानी जो है चंपा था। अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा था। वज्जी का राजधानी वैशाली था। वज्जी एकमात्र ऐसा मतलब कि वो था जो पूरे विश्व में पहला जो लोकतंत्र अगर कहा जाता है वो वैशाली को ही कहा जाता है, जो कि वज्जी संघ के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो वज्जी की राजधानी वैसे ये तीनों आपका बिहार में था। तो बिहार वाला याद रखिएगा, मगध का गिरिब्रज या राजगृह, अंग का चंपा और वज्जी का वैशाली, ये तीनों बिहार में था। अब हम लोग उसके बाद यूपी में चलते हैं। देखिए काशी का था आपका वाराणसी। काशी का राजधानी कहाँ है? आपका वाराणसी है। उसके बाद वत्स का राजधानी आपका कौशाम्बी है। वत्स का कहाँ है? कौशाम्बी है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। उसके बाद आपका इधर की तरफ और देखिएगा, एक साथ सब नहीं दिया हुआ है, तो आप याद रखिए कुरु भी आपका क्या था? आपका कुरु जो देखते कुरुक्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कुरु का आपका इंद्रप्रस्थ में था। उसके बाद कंबोज का जो राजधानी था ना, कंबोज का राजधानी आपका हाटक था। कंबोज का हाटक था। अस्मक का पोटली या पोटन था। अस्मक का क्या था? पोटली या पोटन था। ये दक्षिण भारत में था अस्मक, है ना, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे हम लोग कौशल का राजधानी जो था वो क्या था? श्रावस्ती था। कौशल बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये इसलिए पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था ना, वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही दिया गया था। तो कौशल का राजधानी आपका क्या हो गया? श्रावस्ती हो गया। अवंती का राजधानी क्या हो गया? उज्जैन हो गया। अवंती का क्या हो गया? उज्जैन हो गया। मल का अगर बात करेंगे तो मल का हो गया आपका कुशावती या फिर आपका कुशीनगर कह सकते हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध जो है वो मतलब कि गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। एक चुंद के यहाँ मतलब कि शुकर का मांस खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मल का राजधानी जो है आपका कुशावती या कुशीनगर हो गया। पांचाल का राजधानी देखिए, पांचाल जो नहीं थे आपके पांचाल नरेश, है ना,
पांचाल का जो पांचाल से ही कौन थी आपके द्रौपदी थी, महाभारत में आप देख सुने होइएगा। तो पांचाल का राजधानी क्या था, अहिछत्र या काम्पिले था। क्या था, अहिछत्र या काम्पिले था। चेदी का राजधानी था शक्तिमती या सोथीवती। चेदी का राजधानी कहाँ था, शक्तिमती या सोधीवती। आप महाभारत देखे होइएगा, महाभारत में जो नहीं था वो शिशुपाल जो था ना, वो चेदी का ही शासक था, जो कृष्ण को भद्दी भद्दी गालियाँ दिया करता, जिसको कृष्ण जो है 100 गलती को माफ़ करने का वो दिया था कि 100 गलती तुम्हारा माफ़ करेंगे। तो चेदी का राजधानी आपका क्या था, शक्तिमती या सोथीवती था। मत्स्य जो है विराटनगर, मत्स्य का राजधानी कहाँ, विराटनगर, जयपुर राजस्थान में पड़ता है। ये वही मत्स्य जगह है विराटनगर, जहाँ पे पांडव जो है अपना जो मतलब कि 12 वर्ष के बाद जो उसको अज्ञातवास जो दिया गया था, 1 साल वहीं पे रहा था। तो ये वही महाभारत वाला जो जगह है मत्स्य। मत्स्य का राजधानी आपका विराटनगर हो गया। सूरसेन जो है आपका यूपी में पड़ता है। सूरसेन का राजधानी आपका मथुरा हो गया। सूरसेन का राजधानी क्या हो गया आपका, मथुरा हो गया। और गंधार जो है ना, तक्षशिला, गंधार का राजधानी क्या हो गया आपका, तक्षशिला हो गया। तक्षशिला बहुत फेमस हुआ करता था ज्ञान केंद्र के लिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है भारत से बाहर अगर क्या कहते हैं दो गो, एगो आपका कम्बोज आप देख रहे हैं, कम्बोज आपका हो गया, आपका कम्बोजा क्या हो गया आपका, हाटक हो गया। तो एगो ये वाला जो था वो भारत से बाहर था, एगो गंधार वाला जो था वो भारत से बाहर था। अगर आपका दक्षिण भारत का गया तो अस्मक, अस्मक जो था वो आपका क्या था, साउथ में था। तो अस्मक का क्या हो गया, पोटन या पोटली हो गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये सब भी पूछ दिया जाता है। अब लोग सबसे फेमस चलते हैं मौर्य वंश की तरफ। मौर्य वंश एकदम फेवरेट है क्योंकि ये बिहार का वंश था, तो यहाँ से क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में तो देखने को आपको जरूर मिलेगा। पहला है मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, अपने आचार्य अपने गुरुदेव चाणक्य की सहायता से। इसने क्या किया था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। उसके बाद कह रहा है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना सेंड्रोकोटस नाम, मतलब कि क्योंकि यूनानियों के साथ इसका लड़ाई हुआ था, विवाह भी हुआ था हेलेना से, तो थोड़ा सा इस तरीके से एक रिलेशन ज़्यादा बनता है। तो यूनानी भाषा में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। और ये बात किसने कहा था, तो जस्टिन ने कहा था। ठीक है, कह रहा मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस जो है एक पुस्तक था, जिस तरीके से चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक लिखा गया था, उसी प्रकार से विशाख दत्त के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है, विशाख दत्त। न जाने कितना बार एग्जाम में पूछा गया होगा कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वृषल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। कहाँ किया गया है, तो मुद्रा राक्षस में किया गया है। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, प्रधानमंत्री था। चाणक्य क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किसने है, राजनीति से। देखिए पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, तो ये ध्यान मत रखिएगा कि अर्थशास्त्र मतलब कि धन से संबंधित बात होगा, नहीं, राजनीति से संबंधित बात है कि राज्यपाट कैसे चलाना है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है, तो राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। देखिए चंद्रगुप्त जो है 299 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो राजा बना था, और उसके राजा बनने के मतलब सम्राट बनने के 5-6 साल के बाद 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, जो कि आपका सेल्यूकस निकेटर जो है ना सेनापति रहता है सिकंदर का। ठीक है, तो सिकंदर जब चला जाता है, सिकंदर जब मर जाता है, तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर इंडिया में ही रुक जाता है, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण करता है कब, 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत रहता है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेगास्थनीज के बारे में ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो दरबारी आया था उसका नाम क्या है, तो मेगास्थनीज नाम था। वो कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था, मेगास्थनीज के द्वारा। इसमें जितना भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम क्या बोले, कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं हम। आपको बता रहे हैं इतिहास का आपका 1-2 मतलब कि 10 में से 7-8 क्वेश्चन इजीली आप कर लीजिएगा। इंडिका पुस्तक की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और इसका पुत्र बिंबिसार है ना, दोनों जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि इसका पोता अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था, तो इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। क्वेश्चन पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया था, तो भद्रबाहु से लिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिंदुसार हुआ। उसका बेटा बिंदुसार था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है, अमित्र घात के, मतलब जिसका अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। तो याद रखेंगे कि बिंदुसार जो था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, आपका बिंदुसार था। और बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं, अमित्र घात के नाम से जानते हैं। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया, भद्रसार कहा गया। और जैन धर्म में सिहसेन कहा गया। क्या कहा गया, जैन धर्म में इसको सिहसेन कहा गया। इसका अलग अलग नाम है, बिंदुसार
बिंदुसार को अमित्र घात, वायु पुराण में इसको भद्रसार, जैन धर्म में सिंहसेन। तो ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में, से यही सब ज़्यादातर पूछता है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। कितने राज्य का विजेता बताया था? 16 राज्य का विजेता बताया था। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहिए था, जैसे जिस प्रकार से आप देखे थे कि मेगास्थनीज जो है वो आपका मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसी प्रकार जो है आपका डाइमेकस जो है ना वो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो इस बात को याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा डाइमेकस, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो हुआ था आपका कौन हुआ था? अशोक हुआ था। अशोक जो है वो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी में बैठा। इसका ईयर पूछ लिया आता है, कितना ईस्वी में बैठा था? 269 ईस्वी में। ये ईयर इसलिए पूछता है, दो बात इसमें याद रखिएगा, 269 ईस्वी में वो राजा बने थे, ठीक है, और 261 ईसा पूर्व में वो कलिंग पे आक्रमण किए थे, ठीक है। 8 साल के अपने शासन के 8वें वर्ष में वो क्या किए थे? कलिंग पे आक्रमण कर दिए थे। इसलिए राजगद्दी पे जो बैठा है वो डेट भी पूछता है, और कलिंग पे आक्रमण किया वो डेट भी पूछता है। उसके बाद क्या होता है? अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। अवंती की राजधानी उज्जैन, अभी आपको मैंने बताया है मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के समय कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। क्या कहा गया? अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, ठीक है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। कौन कौन अभिलेख में? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का मतलब होता है शोक को हर लेने वाला, मतलब पीड़ा को हरने वाला को ही अशोक कहा गया है। उसके बाद भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के द्वारा अपने आप को मगध का सम्राट किसमें बताया गया है? भाबरू अभिलेख में बताया गया है। अब अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तब 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। देखिए, बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये अपने जब कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में ये बोध गया गए थे, और 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा 10 10 दूना 20, 10वां में जहाँ उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था बोध गया में, वहाँ गए, और 20वां में जहाँ उनको जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में, वहाँ गए थे, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी तुसली पर अधिकार कर लिया। देखिए, कलिंग का राजधानी कहाँ था? तुसली था, उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। देखिए, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था, और वो जैन धर्म का शिक्षा भद्रबाहु से लिया था, जबकि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था, और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से लिया था। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सब इसके द्वारा क्या किया गया था? अभिलेखों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। 13 अभिलेख जो है अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जिसमें आप देखिएगा कि 7वां सबसे लंबा पूछेगा ना, सबसे लंबा अभिलेख जो था इसका 7वां था, ठीक है ना। 7वां सबसे लंबा अभिलेख था, और सबसे छोटा अभिलेख क्या था? रुम्मीदेही। क्या हो गया? रुम्मीदेही सबसे छोटा अभिलेख था, और सबसे लंबा अभिलेख जो था वो 7वां अभिलेख था अशोक का। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांत क्या गो था? 5 गो प्रांत था। मतलब कि देखिए, शासन को चलाने के लिए क्या किया गया था? उसको प्रांत में बांट दिया गया था, और हर प्रांत का एक प्रांतपति हुआ करता, ताकि जो है देश जो है वो मतलब कि अच्छे से चल सके, इसलिए प्रांत का निर्माण किया गया था। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांत का समय कितना था? 5 गो था, ठीक है। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। शिलालेख का मतलब क्या होता है? कि पत्थर पे लिख करके उसको वो कर देना, ताकि ये पता चले कि उस राजा के समय में, उसके शासनकाल में क्या क्या चीज़ हुआ था। तो सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन जो हुआ था ना, वो अशोक के समय में हुआ था, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, बहुत क्वेश्चन पूछता है। ब्राह्मी जो बाएँ से दाएँ, देखिए ब से शुरू होता है ना, तब जो बाएँ से दाएँ लिखता है उसको ब्राह्मी बोलते हैं। और खरोष्टी जस्ट उल्टा, जो दाएँ से बाएँ लिखता है। जैसे मान लीजिए कि उर्दू जो लिखा आता है वो किस में लिखा आता है? खरोष्टी लिपि में, क्योंकि उसमें क्या करते हैं लोग? दायां से बायां लिखता है। लेकिन हम लोग जो देवनागरी लिपि में जो लिखते हैं, हिंदी जो लिखते हैं, वो किस लिपि में होता है? देवनागरी में। उसको किस में लिखा जाता है? ब्राह्मी में, मतलब बाएं से हम लोग दाएं की ओर लिखते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये सब लिपि का प्रयोग किया था अपने शिलालेख में। अशोक का जो पहला शिलालेख था, प से पहला, प से पशु बलि, ठीक है। पहले शिलालेख में पशु बलि का निंदा किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और छठा शिलालेख में क्या किया गया था? आत्मनियंत्रण का शिक्षा दिया गया था। और एक बात आप और ऐड कर लीजिएगा कि 13वां शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, बहुत पूछता है। पहला शिलालेख में पशु बलि का निंदा, छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण का शिक्षा, और 13वां शिलालेख में जो है आपका कलिंग पे जो आक्रमण किया था उसका जिक्र किया था। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 137 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद जो है मतलब कि यहाँ पे जो छोटा छोटा धर्म आना शुरू हो जाता है, और उसमें यूनिटी जो है नहीं देखने को मिलता है।
इसका फ़ायदा जो है बाहरी लोगों के द्वारा उठाया जाता है और वहाँ पे कुछ-कुछ वंश जो है देखने को मिलता है। छोटे-छोटे वंश जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं तो उसको हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो ध्यान रखिए कुषाण वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रतापी राजा जो हुआ था वो कनिष्क हुआ था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। क्या हो जाएगा? कुजुल कटफिसेस। क से कुषाण, क से कुजुल कटफिसेस, ठीक है। तो याद रखिएगा कुजुल कटफिसेस क ही है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा क्या था? कनिष्क। ये वही कनिष्क है जिसके समय में चौथा बौद्ध संगति ईस्वी में हुआ था, 98 ईस्वी में, और कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। आपको याद होगा, पीछे हम बताए हैं, ठीक है। तो यही वही कनिष्क है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके द्वारा। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरस्पुर थी और द्वितीय राजधानी जो थे मथुरा थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि कुषाण वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? पुरस्पुर था। और बाद में राजधानी कहाँ बनता है? दूसरा राजधानी जो था वो मथुरा था। जहाँ अगर आपको क्वेश्चन में पुरस्पुर वाला दिखेगा तो याद रखिएगा पुरस्पुर जो था वो राजधानी था कुषाण वंश का। उसके बाद कह रहा है 78 ईस्वी में जो है शक संवत का शुरुआत किया गया, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एक 58 ईसा पूर्व में क्या किया गया था? विक्रम संवत का शुरुआत किया गया था। वो आगे हम लोग देखेंगे गुप्त वंश में, ठीक है ना। तो उसका प्रयोग अभी नेपाली जो कैलेंडर है ना वो विक्रम संवत पे आधारित है, और हमारा जो हिंदी वाला जो कैलेंडर है वो शक संवत पे आधारित है, जिसका शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा ही किया गया था। कुषाण वंश का जो शासक था उसके द्वारा। इसके दरबार में कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। एगो आप विद्वान देखे थे जीवक, जो कि बिंबिसार के दरबार में रहता था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? चरक है। चरक किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में। उसके बाद क्या किया गया है? बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र जो था ना, बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष आपको याद होगा कि जो चौथा संगति हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है वो सुमित्र के द्वारा किया गया था, और वहाँ पे उपाध्यक्ष जो था ना वो अश्वघोष था। और अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहता था, और इसके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। तो याद रखिएगा बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया, जो कि कनिष्क के दरबार में रहता था। और गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यहाँ से एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, कहेगा गंधार कला का संबंध किस धर्म से था? गंधार में ध है और बौद्ध में भी ध है, तो ध्यान रखिएगा गंधार कला बौद्ध धर्म से, और मथुरा शैली क्या कहता? जैन धर्म से। दोनों याद रखिएगा, मथुरा कला जैन धर्म से और गंधार कला आपका बौद्ध धर्म से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विकास गंधार शैली और मथुरा शैली का हुआ था तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस बात को भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क। देखिए रेशम मार्ग जो है भारत से चीन की तरफ उधर व्यापार होता था, उसको रेशम मार्ग कहा गया था। तो ये याद रखिएगा रेशम मार्ग का प्रारंभ किसके द्वारा कराया गया था? कनिष्क के द्वारा कराया गया था। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश के समय में सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। देखिए कुषाण वंश से पहले बुद्ध की खड़ी प्रतिमा नहीं था, और बाद में देखिएगा जब गुप्त वंश आएगा ना तो गुप्त वंश, हालांकि ये तो पहले ही आ चुका है गुप्त वंश को अगर हम लोग देखा जाए तो कुषाण के बाद गुप्त वंश आता है। तो बुद्ध का लेटी हुई मुद्रा में, मतलब कि जमीन पर लेट करके जो फोटो बना हुआ है वो आपका गुप्त वंश में देखने को मिलता है। वही आपका खड़ी प्रतिमा की बात करेगा तो यहाँ पे कुषाण वंश के समय में देखने को मिलता है। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। किसके क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था कुषाण काल में सर्वाधिक विकास। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाम लिए और गुप्त वंश आ गया। गुप्त वंश और मौर्य, देखिए गुप्त वंश, मौर्य वंश, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता, ये 5 टॉपिक जो है ना बिहार के एग्जाम का समझिए कि प्राचीन भारत का जान है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तय है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अभी हम लोग मौर्य वंश देखे थे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया? आपका श्रीगुप्त हो गया। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। कौन सा? महाराजा धीराज की उपाधि। तो ध्यान रखिएगा महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम धारण किया था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो चंद्रगुप्त मौर्य था जो मौर्य वंश में था, वो वंश ईसा पूर्व में चल रहा था और ये वंश ईस्वी में चल रहा है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश में है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया गया था और साथ में गुप्त संवत का भी शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है ना इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वैसे संस्थापक श्रीगुप्त है लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज कहा जाता है। न जाने कितना बार पूछा गया क्वेश्चन होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसको किस नाम से और जानते हैं? कविराज, क्योंकि इसको बीना बजाने में ये निपुण था, इसको कविराज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन और कविराज का तो कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसने परम भागवत का उपाधि
धारण किया। किसका उपाधि धारण किया था? परम भागवत का उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने धारण किया था। और समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते। ये क्वेश्चन ही पूछता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? विक्रमादित्य। अभी हम लोग देखे थे चंद्रगुप्त प्रथम, ये महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था और गुप्त संवत चलाया था, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और कविराज, उसके दरबार में हरिसेन रहता था। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। और चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और समुद्रगुप्त के समय में ही कौन आया था? फाहियान आया था, ठीक है ना। चीनी यात्री फाहियान जो है समुद्रगुप्त के समय पे भारत का यात्रा किया था, इसको भी याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था। कौन रहता था? नवरत्न रहता था। इसमें आपका कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, वरामिहिर हो गया, इस तरीके के विद्वान रहते थे। कुल मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नवरत्न जो है किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिसमें से आपका कालिदास, धन्वंतरी, वरामिहिर, ये सब जो है प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको याद क्या रखना है कि चंद्रगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुमारगुप्त के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक आता है वो स्कंदगुप्त आता है। कौन आता है? स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त के द्वारा जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया जाता है, ठीक है ना। सुदर्शन झील का निर्माण जो है ना वो करवाया गया रहता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। और इसका साफ सफाई करवाने का काम, इसको साफ सुथरा करवा करके लोगों के लिए पानी का सुविधा उपलब्ध कराने का काम जो है स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछेगा स्कंदगुप्त से, हुनों के आक्रमण को, गुप्त वंश से हुनों के आक्रमण को असफल किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। इस बात को नोट कर लेंगे। जो बात देखिए जो लिखा हुआ उसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा, और जो बात आपको नया सुनने को मिल रहा है उसको आप वीडियो को पॉज करके उसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बहुत काम आएगा। ये हर बात को यहाँ पे शामिल कर पाना पॉसिबल नहीं था। अंतिम गुप्त शासक जो था वो कौन था? आपका विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त जो था वो अंतिम गुप्त शासक था। और याद रखिएगा विष्णुगुप्त जो है ना चाणक्य का भी उपनाम था, ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से किसका नाम विष्णुगुप्त था? तो वो विष्णुगुप्त आपका ऑप्शन में चाणक्य रहेगा। यहाँ पे गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका कौन था? विष्णुगुप्त था। अब गुप्त वंश के बाद हम लोग देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ? श्री विष्णु हुआ। कौन हुआ? श्री विष्णु। अब हम लोग चले गए दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है। दक्षिण भारत का वंश अब ये देखने को मिलेगा। और इसकी राजधानी जो थी ना, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। अभी तमिलनाडु में पड़ता है कांचीपुरम। तो पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था और इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। कहाँ थी? कांचीपुरम थी। उसके बाद है मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम, इसी वंश से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो आपको यह ध्यान रखना है कि मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम थे। कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम थे। और महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो पल्लव वंश के था। दोनों बात को आपको एक साथ याद रखना है। उसके बाद कह रहा है महाबलीपुरम के एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया। किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिए, देखिए एकाश्म मंदिर या रथ मंदिर का मतलब क्या होता है कि एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया मंदिर को ना एकाश्म मंदिर कहते हैं, ठीक है। तब महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में पड़ता है, समझ गए। तो महाबलीपुरम के एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वातापी कुंड का उपाधि धारण किया था, क्योंकि ये क्या किया था कि जो वातापी वंश का जो शासक था ना उसको पराजित करने का काम किया था, और उसको पराजित करके इसने वातापी कुंड का उपाधि धारण किया गया था। तो याद रखिएगा महाबलीपुरम के एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम, मतलब कला संस्कृति में भी आ जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। देखिए कंटिन्यू बोलने से ना खांसी आने लगता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए हम सॉरी चाहते हैं, वो बीच बीच में आ जाता है, तो आप इस पे ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को कंटेंट पे फोकस करना है। कांची में देखिए, कांची कहाँ पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में कांची है, वहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कैलाशनाथ मंदिर है। तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर या महाबलीपुरम का एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण कहेगा तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, और कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर अगर कहेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन था? दंडी था। तो ध्यान रखिएगा 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन था? दंडी था। दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार। दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और दंडी के द्वारा किसको लिखा गया था? 10 कुमार चरित्र को लिखा गया था, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं चोल वंश। देखिए चोल वंश, यहाँ पे 3 वंश आपको देखने को मिलेगा। चोल हो गया, चेर हो गया, पांड्य हो गया, राष्ट्रकूट हो गया। ये सब कुछ वंश जो है दक्षिण भारत का बहुत फेमस वंश था, ठीक है। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। कौन था? चोल वंश संस्थापक कौन हो गया आपका? विजयालय था। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। कहाँ थी राजधानी? तंजावुर थी। चोल वंश का शासक कौन था? राज प्रथम था ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका को उस समय सिलोन के नाम से जानते थे, ये भी पूछता है, ज्योग्राफी में हम आपको बताएंगे। तो चोल वंश का शासक कौन था? राज प्रथम था, जिसने किस पे आक्रमण किया था? श्रीलंका पे आक्रमण किया था। चोल वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? विजयालय हो जाएगा। चोल वंश की राजधानी क्या हो जाएगा? तंजावुर हो जाएगा। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किसी समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इस बात को भी आपको याद रखना है। और राजेंद्र प्रथम ने गंगे कैंटचोल का उपाधि धारण किया था। क्या किया था? राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंडचोल का उपाधि धारण किया था, और एक मतलब कि एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। ये गंगे कोंडचोलपुरम के नजदीक में वो तालाब का निर्माण करवाया था, और साथ में ये गंगे कैंटचोल का उपाधि भी धारण किया था। तो इस दोनों बात को ध्यान रखेंगे। स्थानीय शासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। आज जो हम लोग स्थानीय स्वशासन जो देख रहे हैं, आप जो देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत का जो व्यवस्था किया गया है, कि मतलब कि ग्राम स्तर पे जैसे मान लीजिए आप ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया है, जिसका अध्यक्ष जो है मुखिया होता है। तो ये स्थानीय स्वशासन का जो कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिला था दक्षिण भारत में, ये चोल वंश में देखने को मिला था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछ चुका है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और नटराज मूर्ति, मतलब भगवान शंकर का जो नटराज मुद्रा में जो आप मूर्ति देखते हुएगा, उसका संबंध भी चोल वंश से ही है। तो इससे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन कहेगा, चोल वंश का प्रमुख विशेषता था स्थानीय स्वशासन, और नटराज मूर्ति का संबंध भी चोल वंश से ही। इस दोनों बात को याद रखिएगा। देखिए अगला वंश है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, ऐसे याद रखेंगे। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? आपका दंती दुर्ग था, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ था? मान्यखेत था। कहाँ था राजधानी? मान्यखेत था। इस बात को याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश में कुछ प्रमुख शासक हुए, जैसे कृष्ण प्रथम हुआ, कृष्ण द्वितीय हुआ, अमोघ वर्ष हुआ, इस तरीके का कुछ प्रमुख शासक हुआ। लेकिन यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको हम बताते हैं क्या पूछेगा, राजधानी पूछेगा, इसका संस्थापक पूछेगा, और यहाँ पे एगो कैलाश मंदिर पूछेगा। देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कांची का कैलाश मंदिर, तो कांची का देखिए कांची कैलाश मंदिर कहेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। एलोरा का कहेगा, जैसे एलोरा जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहेगा तो कृष्ण प्रथम, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एलोरा का प्रसिद्ध महाराष्ट्र में एलोरा पड़ता है, उसका कैलाश मंदिर कहेगा तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। और कांची का कैलाश एलोरा कहेगा तो आपका कृष्ण प्रथम हो जाएगा, और कांची का कैलाश मंदिर अगर कहेगा तो आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एकाश मंदिर कहेगा तो आपको बता ही दिए थे नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या था ना, कि यहाँ पे 3 गो वंश के बीच में 3 वंश था आपका, पाल था, प्रतिहार था और राष्ट्रकूट था। इस तीनों के बीच में जो है ना हमेशा लड़ाई चलते रहता था। इसको त्रिपक्षीय, मतलब 3 पक्षों के बीच में लड़ाई को त्रिपक्षीय कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक किसने? ध्रुव। इस वंश का शासक एगो ध्रुव आया था, उसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। तो याद रखिएगा, पाल वंश और प्रतिहार वंश के शासक को पराजित कौन किया था? आपका ध्रुव ने किया था, जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शासक था, ठीक है। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना किसके द्वारा किया गया था? अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया था। कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग जो है एक पुस्तक है, जो कि कन्नड़ पुस्तक है, कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में चलता है, उसकी रचना किसके द्वारा किया गया? अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया। हम लोग पाल वंश पे आते हैं। पाल वंश ये आपके बंगाल और बिहार में देखने को मिलता है। उस समय मतलब कि बिहार बंगाल सब तो एक ही साथ था। तो पाल वंश का संस्थापक जो था आपका कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल। पाल, गोपाल। देखिए गोपाल में भी पाल छिपा हुआ था, गोपाल याद रखिएगा, पूछता है, बहुत बार पूछता है। इस वंश का राजधानी कहाँ था? मुंगेर, बिहार था। कहाँ था? मुंगेर, बिहार था। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल के द्वारा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसमें 2 गो मतलब कि विश्वविद्यालय का स्थापना होता है, एगो विक्रमशिला, एगो उदंतपुरी। तो विक्रमशिला आपका कहेगा तो विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा, और उदंतपुरी कहेगा तो गोपाल के द्वारा। आप पीछे हम लोग पढ़े थे नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इस सब को जो है मतलब कि नष्ट करने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा कर दिया गया था। तो याद रखना है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। इस वंश का शासक था देवपाल। कौन था? देवपाल ने
उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करा था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ने, और उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण अगर कहेगा तो देवपाल ने। किसने? देवपाल ने। ठीक है, देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिया था। ठीक है, देवपाल ने जावा का शैलेंद्र वंशीय शासक था, उसका नाम था बालपुत्र देव था, उसके अनुरोध पे कहा था कि नालंदा में बौद्ध विहार, विहार का मतलब होता है मठ, बौद्धों के निवास करने के लिए जो जगह होता है ना, उसी को बौद्ध विहार के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव जो है दान में दिया था। कौन? देवपाल दिए थे। तो ये बात याद रखिएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है गीत गोविंद, हर एग्जाम में पूछा जाता है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो जयदेव लक्ष्मण सेन, मतलब सेन वंश था, लक्ष्मण सेन, इसके दरबार में जयदेव रहा करता था। और आगे 2 और छोटा छोटा वंश देखने को मिलता है, लोहार वंश। लोहार वंश की स्थापना जो है संग्राम राज के द्वारा, किसके द्वारा? संग्राम राज के द्वारा लोहार वंश का स्थापना किया जाता है। और प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी की रचना जो है कलहन के द्वारा किया गया है। और राजतरंगिणी से किसका वर्णन मिलता है? तो राजतरंगिणी पुस्तक से कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, राजतरंगिणी नाम के पुस्तक से कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। और राजतरंगिणी की पुस्तक रचना जो है कलहन के द्वारा किया गया है, इस बात को भी याद रखना है। तो इस प्रकार से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो है प्राचीन भारत जो है समाप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे। ठीक है, मध्यकालीन भारत को हम लोग क्या करने वाले हैं? शुरू करने वाले हैं।